अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 14। धड़कनों के संग-संग जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा हमारा ये नावल काफ़ी अच्छा गया और अब अपने इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है इसका एंड हो चुका है। और ये जो है हमारे आपको नावल हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप इसको ईज़िली वहाँ पर से पढ़ भी सकते हैं और अगर किसी ने इसको बाय भी करना हो तो वो इसको खरीद सकता है और इसके लिए आप हमसे कमेंट में राब्ता कीजिए, फिर हम आपको मज़ीद डिटेल्स बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जुदाई मौत होती है। हाँ, छोटे, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बाल देखो कैसे बिखरे हुए। कहाँ थे सारी रात? दरवाज़ा खोलते ही माहूम दहलीज पर खड़े सवाहर को देखकर अपने सवालों की बौछार करने लगी। हूर किडनैप हो गई थी और उसे बचाने गया था। मुख्तसर जवाब देते हुए वो अंदर कदम बढ़ा रहा था। वो किडनैप कैसे हुई? उसने चलते हुए सवाहर को बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब घुमाकर पूछा। आई वांना लीव अलोन आपी प्लीज। माथे पर चंद बार नमूदार करके वो संजीदगी से बोला। नानो आप देखे ना मेरे किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा। पीछे से आती हुई खतीजा बेगम को देखकर उसने शिकायत लगाई। छोटे, तुम्हें घर बताकर जाना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं कि हम बिटिया कितनी परेशान हो जाती हैं। सारी रात नहीं सो सकी वो तुम्हारी वजह से। मुकाबिल होते ही नानी ने क्लास लेनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा था कि मेरा वेट करें। जब 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरी ड्यूटी और मुझे कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक़्त जाना पड़ता है, तो फिर भी ये सब क्यों? यकायक इसका लहज़ा बदलकर गुस्सीला हो चुका था। छोटे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस माहम के चंद अल्फाज़ अदा करते ही वो फिर से उसकी बात काट बैठा। आपी, आपको खुदा का वास्ता आइंदा मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। अपने हाथ उसके सामने जोड़कर वो सर फिरे अंदाज में बोलकर अपने कमरे में जा घुसा। माहम हनूज नासमझी से उसकी जानिब देखती रह गई थी। गम और गुस्से की शिद्दत से आशीन तेज-तेज सांस ले रही थी। बाथरूम में मौजूद वॉश बेसिन के ऊपर जुड़ा शीशा टूटकर चकनाचूर हो चुका था। अध खुले दरवाजे से कमरे में दाखिल होती मध्यम रोशनी में चलकर वो बेड के पास आई थी। यकायक अपना वजूद फर्श पर ढेर करके वो अपने सर को पकड़कर बालों को नोचते हुए चीख-चीख कर रो रही थी। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसे शायद वो अंदर दाखिल होते ही तहस-नहस कर बैठी थी। बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच वो बैठ गई और ज़हन में बार-बार इसे वही एक फ़िक्रा गूंज रहा था। इसे तो मैं जान से मार दूँगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी हूर को छूने की? ज़वाहर का जुमला उसके ज़हन दिमाग के लाखों मिलियन मेमोरी और न्यूरॉन्स में तहलका मचाने के लिए काफ़ी था। इसके जिस जज़्बे को वो हमेशा अपने लिए देखना चाहती थी, वो आज किसी और के लिए जाग उठा था। शिम्मी, 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 तुम मुझसे मेरी जी-जान को नहीं छीन सकते हो। वो सिर्फ़ मेरा है। अगर तुमने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वो मेरा था, मेरा है और सिर्फ़ आशीन औरंगज़ेब का ही रहेगा। वो अपने ख़्यालों में मौजूद हूर से चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी। दिल फटने के करीब था और आंसू किसी नदी की तरह बहते ही चले जा रहे थे। घड़ी की सुइयों ने वक़्त को भगाया और अगली सुबह का सूरज तुलू हो गया। लेकिन अभी भी वो वहीं ब मौजूद थी। बस इसका वजूद न जाने कब नींद से बहरामंद होकर फर्श पर गिर गया था। डोरबेल बजने पर वो आँखें मसलती हुई दरवाज़ा खोलने लगी। चौखट पर मौजूद शख्स पर नज़र पड़ते ही उसकी सारी नींद अचानक उड़ गई थी। बड़ी आँखें मज़ीद शिद्दत से खुल गईं। गुड मॉर्निंग मिस हूर। अपनी पैंट की दोनों जेबों में हाथ डाले वो खूबरू नौजवान यकीनन मुस्कुराकर इसी से मुखातिब था। सूरज की पहली किरण पर ही उसे अपने सामने पाकर दिल खुशी से उछल पड़ा था। लेकिन अपने जज़्बात की शिद्दत को वो चेहरे पर अयां न करते हुए सीने पर हाथ बाँधकर गोया हुई थी। आप इतनी सुबह-सुबह यहाँ? खैरियत? आपका दीदार करने नहीं आया, बस ये बताने आया हूँ कि आज शाम को अपना सामान रेडी रखिएगा। आप अब यहाँ नहीं रहेंगी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था, इसीलिए मज़ीद हैरानगी से बिना पलकें झपकाए देखने लगी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो फिर कहाँ रहूँगी? उसके चेहरे की परेशानी को देखकर वो धीरे से मुस्कुराया। आप मेरे साथ रहेंगी। क्या? आपके साथ? कैसे मतलब? ताज्जुब में इज़ाफ़ा ही होता जा रहा था। आई मीन टू से आप मेरे घर में रहेंगी। पर अब हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई। फिर हम दोनों मतलब कैसे? इसके सवाल की गहराई को भाँप कर वो नज़रें फेर गया। मिस हूर आप मेरे घर में मेरी फ़ैमिली के साथ रहेंगी।
آپ کو اپنے ساتھ اپنے بیڈروم میں رکھنے کی بات نہیں کر رہا۔ اس نے تفصیل سے سمجھایا۔ اوہ! ہور کی حیرانگی یکایک خوشی میں بدلی اور دوبارہ پھر وہ تعجب سے گھورنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ اس کے چہرے کے بدلتے تیوروں کو دیکھ کر سواہر نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ میں آپ کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ جیسے رہتے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جمی سے کیا کہوں گی؟ کون جمی؟ اس نے ماتھے پر شکنیں لاتے ہوئے پوچھا۔ جمشید کی بات کر رہی ہوں۔ میں اسے پیار سے جمی کہتی ہوں۔ اوہ! تو آپ اسے پیار سے بھی بلاتی ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ میرا کہنے کا کوئی غلط مطلب نہیں ہے۔ جمشید کہنا عجیب لگتا ہے اس لیے جمی کہہ دیتی ہوں۔ اس نے صفائی دینا چاہی۔ ہم ٹھیک ہے، پھر آپ فیصلہ کر کے بتا دیجیے گا مجھے، لیکن اگر آپ کو جمشید کے ساتھ رہنا ہے تو میں پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ میں آپ سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گا کیونکہ مجھے دو مخلص لوگوں کے بیچ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ قدرے سنجیدگی سے بولا تو حور نے اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ آپ میری ذات پر شک کر رہے ہیں؟ شک؟ مجھے نہیں لگتا ابھی ہمارا ایسا تعلق ہے کہ میں شک کروں اور آپ مجھے صفائیاں پیش کریں۔ وہ کس قدر تیز نمے میں اتنے گہرے الفاظ بول گیا تھا۔ حور یکدم اندر سے چھلنی ہو گئی۔ وہ تو بس اسے بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ یعنی اس کے احساسات، جذبات اور محبت جو اتنی دیر سے وہ جتاتی آ رہی تھی سب بکواس تھا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ اس نے اچانک پوچھا تو وہ اسی لمحے اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے بول اٹھی۔ جب تعلق بن جائے گا تب آ کر حق بھی جتا لیجیے گا۔ What you want to say؟ وہ ناگواری سے دیکھتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، آپ کو فیصلہ سننا ہے تو شام میں کال کر کے بتا دوں گی۔ فائن، بٹ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سمیر دروازہ کھٹکھٹا کر سیدھا لاؤنج میں ملازم سے بات چیت کرتی ہوئی خدیجہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ اسے سامنے موجود پا کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ٹھیک نانو، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، خیریت سے آنا ہوا؟ جی نانو، دراصل آپ کے لیے سوہن حلوہ لایا تھا ملتان کا۔ 2 دن پہلے میرا ملتان چکر لگا تو آپ کی یاد آ گئی۔ آپ کو بہت پسند ہے نا؟ اس نے ایک ڈبہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بہت پسند ہے اور شکریہ کہ تمہیں اپنی نانی یاد رہ گئی۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر ڈبہ پکڑ کر پاس پڑے ٹیبل پر رکھ دیا۔ لو بھئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نانی کو بھول جاؤں؟ اس نے دونوں گال کھینچ کر مسکا لگایا تھا۔ ویسے میرے اصلی نواسے سے زیادہ تو تم میرا خیال رکھتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے اپنا اصلی نواسا نہیں سمجھتی؟ اس نے افسردگی سے کہا۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، تم بھی میرے نواسے ہی ہو۔ ماں باپی کہاں ہیں؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اور ظواہر صاحب تو یقیناً اپنے دفتر کے کام میں بزی ہوں گے، ہے نا؟ اس نے پورا سٹائل مار کر کہا تو خدیجہ بیگم ہنسنے لگی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ماہا آپی کے لیے بھی کچھ لایا تھا، انہیں دے دوں پھر چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنے چند قدم بڑھا کر وہ ماہم کے کمرے تک آیا۔ دروازہ کھلا ہوا پا کر اس نے اندر جھانکا تو وہ بالکنی میں کھڑی دکھائی دی تھی۔ ہو! اس کے کان کے پاس جا کر وہ اچانک اتنی بلند آواز میں بولا کہ ماہم لرز کر پیچھے دیکھنے لگی۔ ڈر گئی نا آپی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن جیسے ہی ماہم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ساری ہنسی اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے آپی؟ آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ دیکھیں، اگر ظواہر نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے خود ہی سیدھا کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں سختی کم اور پریشانی زیادہ تھی۔ نہیں سمیر، مجھے چھوٹے کی کسی بات کا برا نہیں لگتا۔ غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہے، لیکن میں کسی اور وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے اپنا رخ پھر سے سیدھا کر کے سینے پر ہاتھ باندھے تو وہ دوبارہ روبرو ہوا۔ پھر کیا بات ہے؟ آپ مجھ پر یقین کرتی ہیں تو شیئر کر سکتی ہیں۔ کیا شیئر کروں؟ کیا بتاؤں کہ مجھے اپنا ماضی نہیں بھولتا؟ یہ بتاؤں کہ مجھے اپنا سابقہ شوہر شدت سے یاد آتا ہے؟ یا پھر یہ بتاؤں کہ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں صحیح سلامت اپنے پاؤں پر چل سکتی تھی اور اس ایک ہی حادثے نے مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لی؟ کہتے وقت اس کی آواز بے سبب کپ کپ آ گئی تھی۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں آپی، لیکن اس کا سلوشن بھی تو ہے نا؟ کیا سلوشن ہے؟ بتاؤ، بتاؤ مجھے۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ کر گویا ہوئی۔ وہ انسان اس دنیا کا آخری انسان تو نہیں تھا۔ آپ دوسری شادی کر لیں اور ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا دوسرا شوہر اتنا پیار دے کہ آپ سب کچھ بھول جائیں۔ ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہیں، امیر ہیں اور اخلاق کی بھی اچھی ہیں، تو ایسا کون سا انسان ہوگا جو آپ سے پیار نہیں کر سکے گا؟ مجھے کسی پر یقین نہیں ہے سمیر، کیونکہ میں نے جس انسان پر بھروسہ کیا تھا وہ مجھے محض میرے تھوڑے سے مشکل وقت میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جان گئی ہوں کہ خوشیاں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی،
اور کہ کتنی ہی محبت کیوں نہ جتا لے لیکن اب مجھے کسی پر یقین نہیں آ سکتا۔ آنسو ابھی تک تیزی سے بہہ رہے تھے۔ آپ ہی آپ کو بہت اچھا انسان ملے گا انشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے ایسا۔ اس نے ہمدردی جتائی۔ نہیں سمی، کوئی مجھے باہر سے شادی نہیں کرے گا۔ میرا پاؤں دیکھو تو، ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتی ہوں۔ مجھے میری معذوری کی وجہ سے ہی تو چھوڑا گیا تھا، تو پھر اب کون اپنائے گا؟ اشک اور بھی روانی سے بہنے لگے۔ سمیر کو اس کی باتوں پر شدید دکھ ہوا تھا۔ ماہم کو اتنا کمزور دیکھ کر وہ الجھ گیا تھا۔ آج اس لڑکی کے لہجے میں نہ اعتماد تھا اور نہ ہی بہادری۔ وہ بھی انسان تھی۔ اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا۔ تھک گئی تھی لڑتے لڑتے۔ سمیر کے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ جو گھڑی کا تحفہ وہ بہن سمجھ کر اس کے لیے لایا تھا وہ بھی اب بیکار تھا۔ خاموشی سے اپنے لب سمیٹ کر وہ چلتا بنا۔ ہاں بولو آشو، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ تمہیں پتا ہے اپنا اتنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ ریسٹورنٹ کی ایک ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہی وہ مقابل بیٹھی آشین سے کہہ رہا تھا، تمہارا شکریہ بہت بہت میرے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے بولی، طنز کر رہی ہو؟ اس نے بھوے تن کی۔ تمہیں تو میری ہر بات ہی طنز لگے گی۔ جو کہنا ہے صاف کہو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تو پھر سنو زی جان، تمہیں میں نے پارٹی پر انوائٹ کیا تھا اور تم نہیں آئے۔ ہمارے سبھی دوست موجود تھے مگر جس شخص کے لیے میں نے پارٹی ارینج کی تھی وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ ہمیشہ کھرا بولتی تھی اور آج بھی سیدھا منہ پر کہہ رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عشق بازی کر رہا تھا میں کیا اس کے ساتھ؟ اس کی جان خطرے میں تھی اور میں اسے بچانے گیا تھا، لیکن تمہارے نزدیک کسی انسان کی زندگی سے زیادہ اپنی پارٹی عزیز ہے۔ یکایک وہ پھنکارا، تو میری بات کا الٹا مطلب لے رہے ہو؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم نے ایک پل کے لیے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، صرف اس لڑکی کی پرواہ کی جس سے تم نے خود پیار کرتے ہو۔ مختصر لفظوں میں اگر تم مجھے خود غرض کہنا چاہتی ہو تو میں سوائیاں پیش نہیں کروں گا۔ سی جان، تم جانتے ہو میں نے اپنی زندگی میں اگر کبھی کسی سے سچا پیار کیا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ تمہاری بے اتنائی، تمہاری بے رخی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اس کا لہجہ غمگین تھا۔ خواہش کرنا غلط نہیں ہے، خواب دیکھنا جرم نہیں ہے، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جاتا ہے۔ یہ غلط ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اسے چاہنے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ ذرا غور کرو تو تمہیں میری آنکھوں میں نظر آئے گا کہ تم نے مجھ سے کیا چھین لیا ہے۔ کیا میری آنکھیں تمہیں بے رونق دکھائی نہیں دیتی؟ کیا میرے لفظ تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے؟ یا پھر کیا میرے عمل سے تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی چاہ نہیں سکتا؟ آشو، بحث کرنا بیکار ہے، اس لیے صاف لفظوں میں کہوں گا کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے دل پر ایک نشتر چبھا تھا، اور اگر وہ خود تم سے شادی نہ کرنا چاہے تو وہ خود تمہیں اپنانے سے انکار کر دے تو ویسا کبھی نہیں کرے گی۔ کرسی سے ٹیک لگا کر وہ پوری یقین سے کہہ رہا تھا۔ آشین ہلکا سا مسکرائی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے شدید محبت کرتی ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ تم سے شادی نہ کر سکے تو کیا کرو گے؟ تو پھر تم مجھے اچھے سے جانتی ہو آشو، جب میں کسی چیز کو چھوڑ دوں تو پھر کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ یعنی پھر اسے چھوڑ دو گے؟ ہاں، کیونکہ میری ذات اتنی سستی نہیں کہ میں زبردستی کسی پر مسلط ہو جاؤں۔ پھر اس سچویشن میں کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ تشویشناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حور تم سے شادی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سی جان، ہر کوئی آشین اورنگزیب نہیں ہے جو تم سے سچی محبت کرے۔ کچھ لوگ ٹائم پاس بھی بناتے ہیں۔ اس نے بھی ٹیک لگائی۔ اگر واقعی میں اس حور شمائل نے ظواہر علی سکندر کو محض اپنا ٹائم پاس بنانے کا سوچا ہے تو قسم اٹھاتا ہوں اسے کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں شدت تھی اور لہجے میں کرختگی جو آشین کو اس کی ہوشیاری پر مسکرانے کے لیے مجبور کر گئی تھی۔ گھڑی شام کے 5:20 کی سوئی پر پہنچی تھی جب وہ شاور لے کر تولیے سے اپنے بال رگڑتا ہوا باتھ روم سے باہر آیا تو بیڈ پر پڑے اس کے فون پر حور کی کال موصول ہوئی۔ نام دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر اسے کان سے لگا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کو تھام کر وہ نرمی سے کچن کی شیلف کے ساتھ کھڑی مخاطب ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اتنا مختصر جواب کیوں؟ اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ آپ بولیں جو کہنے کے لیے فون کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے شام میں لینے آئیں گے۔
हाँ, और आपने मना भी कर दिया था। अपने बाल अच्छे से रगड़ कर उसने तौलिया बेड पर उछाला। मैंने कहा था कि फैसला करके बताऊंगी। तो बताएं, आप मुझे लेने आ जाए। उसके फैसले पर धीरे से होंठों पर मुस्कुराहट उभरी, मगर वो फौरन संजीदा होकर दोबारा बोला। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही तो कहा था कि आपके साथ रहूं। जमशेद ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं, वो मुझे क्यों निकालेगा? उल्टा उसने सवाल कर दिया। तो फिर मेरे पास आने की वजह? आंखों में शरारत लिए वो लहजा तल्ख ही रखे हुए था। ठीक है, तो फिर नहीं आती। वो गुस्से से बोली, लेकिन जैसे ही गाल कटने लगी तो वो झट से बोली। ओके, मैं आ रहा हूँ। इसके लफ्ज़ों पर वो होंठ भींचकर मुस्कुराई और कॉल बंद कर दी। फिर भागकर अपने कमरे में गई और कुछ ज़रूरी सामान पैक करके बाहर आई। जवाहर दहलीज पर पहुंच चुका था। दरवाज़ा खोलते ही वो फौरन बोल उठी। चलें? आप तो बहुत फास्ट निकली। मेरे आने से पहले ही दरवाजे पर मौजूद थीं। वो अपने सर खुजाकर निचले होंठ को दांतों तले दबा गई। यकायक जमशेद वहां वारद हुआ। अरे बेबी, तुम कहाँ जा रही हो? और मिस्टर जी, आप यहाँ? बैक वक्त उसने दोनों की जानिब देखा। हाँ, वो जवाहर सर की बहन है ना, महामापी। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अब मैं उनके साथ ही रहूंगी। होर ने झूठ बोला तो जवाहर ने अजीब नजरों से उसे घूरा। तुमने कभी बताया नहीं कि मिस्टर जी ए की बहन तुम्हारी दोस्त है? हाँ, तो बता दिया ना। सो मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। कंधे उचकाकर वो मुस्कुराई और फिर हाथ लहराती हुई तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। लेकिन होर बेबी, उसने आवाज लगाई तो जवाहर झट से उसको टोक कर बोला। बेबी मत कहना उसे आज के बाद। क्यों? वो चौंका। क्योंकि मिस हूर मेरी अमानत है। आंखों में आंखें डालकर वो बेखौफी से बोला। इसके अल्फाज जमशेद के 14 तबक रोशन कर गए थे। क्या बकवास है ये? मेरी मंगनी हुई है इससे। वो तिलमिलाया। सी यू। इसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए उसने जमशेद के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा और फिर सीढ़ियां फलांग कर चलता बना। उसने अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया था। टेरेस पर खड़ा समीर करीब मौजूद चार दीवारी पर दोनों कोहनियां टिकाए कुछ सोच रहा था। माहम के अल्फाज कहीं दूर से उसकी समातों से बार बार टकरा रहे थे। कोई मुझे पहाड़ से शादी नहीं करेगा। किस कदर अजियत कर्ब से गुजर कर उसने ये अल्फाज अदा किए होंगे। यही सोचकर उसके दिमाग की रगें फटने के करीब थीं। माहम को वो हमेशा से अपनी बड़ी बहन समझता आया था और आज इसी की तकलीफों को महसूस करके वो बेचैन था। अचानक दिमाग की सोचों में एक नया ख्याल आया, जिससे वो एक ही लम्हे में झटक गया, लेकिन माहम की परेशानी को दूर करने के लिए इस मंसूबे के अलावा इसे और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। थक आकर वो अपने कमरे तक आया और बेड पर चित लेटकर छत को घूरने लगा। कई लम्हों तक लामहदूद सोचों में गुम वो इसी सूरत में लेटा रहा। दूर कहीं मगरिब की अजानों की आवाज उसके कान में पड़ी तो बिस्तर से उठकर मस्जिद की जानिब कदम बढ़ा दिए। मस्जिद के एक तरफ बहुत से लोग वजू करने में मसरूफ दिखाई दिए। वो भी वहीं आ बैठा। वजू के तमाम फराइज़ सुन्नत अदा करने के बाद उसने अपने आस्तीन नीचे किए, जहां बाजों से पानी के कतरे टपक रहे थे। इमाम के पीछे निहायत खुशू खुजू से नमाज अदा की और बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। या रब, तो मुझे मेरे हाल से बेहतर जानता है। मैं माहम के लिए बहुत परेशान हूँ। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद वो बिल्कुल टूट गई है। मैं नहीं जानता कि मैं कैसा इंसान हूँ, अच्छा हूँ या बुरा, पर तू जानता है। तू मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने किए गए फैसले पर अमल कर सकूं और ये फैसला हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। या रब, तू मेरे लिए इस काम को आसान बना दे। माहम और जवाहिर के सामने मुझे जलील और रुस्वा होने से बचा लेना। आमीन। अपनी हथेलियों को चेहरे पर फेर कर वो उठते ही वापस मेस तक आया और वहां मौजूद कुछ निचले रैंक के लोगों से मुल्क के अंदर होने वाले इंतशार को डिस्कस करने लगा। आप ही, नानो, देखिए हमारे घर कौन आया है। इसका बैग फर्श पर घसीटते वो घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज में सदाएं लगाने लगा। खतीजा बेगम किचन से नमूदार हुई और माहम अपने कमरे से आती हुई दिखाई दी। हूर को सामने मौजूद पाकर वो दोनों ताज्जुब से उसे देखने लगी। हूर, कैसी हो? माहम करीब आई। अल्लाह का करम है। आप? और नानो, आप कैसी हैं? वो भी मोहब्बत से पेश आई। ठीक है हाँ हूर बिटिया, उन्होंने नरमी से जवाब दिया और गले से लगा लिया। छोटे, ये हूर यहाँ, मतलब तुम इसे कैसे लेकर आए और कहाँ से? कश्मकश में घिरे माहम ने मुकाबिल होकर आहिस्तगी से इसके कान में सरगोशी की। मिस हूर के पास रहने को घर नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें अपने घर ले आऊं। जब अपना घर छोड़कर भागेगी तो यही होगा ना। खतीजा बेगम ने सीधा पॉइंट दे मारा। हूर खामोशी से करवा घूंट अपने हलक में उतार गई।
नानो आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर हूर यहाँ पर आई है तो अच्छी बात है। माँ हम नरमी से इन्हें समझाते हुए बोली। हुँ। मुझे हूर बिटिया के यहाँ रहने से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम खुद ही सोचो माहम, कल को लोग कितनी बातें बनाएँगे कि एक जवान लड़की घर में क्यों रह रही है? क्या रिश्ता है हमारा इससे? और ज़्यादातर उँगलियाँ छोटे पर उठेंगी। लोग तो यही कहेंगे ना कि खुदा न ख़ास्ता इनका कोई नाजायज़ ताल्लुक है जो ये घर में रह रही है। गोया खतीजा बेगम के अल्फ़ाज़ ज़वाहर और हूर दोनों को ही खूब चुभे थे, लेकिन इनमें सच्चाई मौजूद थी। अगर कोई हमारे किरदार पर उँगली उठाएगा तो मुझे उसकी उँगली तोड़ना खूब आता है। सो इस चीज़ की फ़िक्र आप छोड़ दें नानो। ज़वाहर मद्देमुकाबिल होकर सर्द लहजे में फंकारा। सही तो कह रहा है नानो, किसी की मजाल है क्या कि वो छोटे के बारे में कुछ कह सके? और अगर हूर पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं खुद देख लूँगी उसे। माहम ने भी हमायत की, जिससे हूर को काफ़ी हौसला मिला। बेटा, सिर्फ़ कुछ दिन रहने से कुछ नहीं होता। अगर बिना किसी जायज़ रिश्ते के हूर बिटिया यहाँ पर रहेंगी, तो किस-किस का मुँह बंद करोगे? और आखिर कब तक? मैं छोटे को महज़ इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर उसे हूर बिटिया को यहाँ रखना है, तो पहले कोई जायज़ ताल्लुक बनाए। खतीजा बेगम की बात में दम था, लेकिन चंद सानियों तक खामोशी से लब भींचते रहने के बाद वो तेज़ी से अपने पाँव पटक कर कमरे में चला गया। हो तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। माहम ने इसका बाजू पकड़कर प्यार से कहा और उसे ले गई। खतीजा बेगम नागवारे से बस देखती ही रह गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक सियासतदान हूँ और अगर आपने अभी भी मेरे बेटे को रिहा नहीं किया तो मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा। मुख्तियार खान पुलिस स्टेशन में एसएचओ के रूबरू बैठा रौब से मुखातिब था। हमें ये धमकियां मत दें मुख्तियार साहब, क्योंकि अगर हमने आपके बेटे को रिहा किया तो फिर हमारी वर्दी जरूर उतर जाएगी। तुम्हारी डीपीओ से बात कर ली है मैंने। उसी ने कहा है कि मेरे बेटे को रिहा कर दो। अगर यकीन नहीं है तो अभी फ़ोन मिला देता। माफ़ कीजिएगा मुख्तियार साहब, लेकिन हमें आईजी साहब ने सख्ती से ऑर्डर दिया है कि अल्तमश खान को रिहा नहीं करना। और अगर डीपीओ सर ऐसा कह रहे हैं तो यकीनन उन्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। मैंने तुमसे कहा है कि मुँह मांगी कीमत दूँगा, बस ये पर्चा ख़त्म करो। मुख्तियार साहब, पर्चा किसी आम इंसान ने नहीं कटवाया जो मैं 1 सेकंड में ख़त्म कर दूँ। इंटेलिजेंस का मामला है, इंटेलिजेंस का। वो अपने लफ्ज़ों को ज़ोर देकर बोला था। मुख्तियार खान कुछ देर तक खामोशी से कुछ सोचता रहा। इंटेलिजेंस के किस बंदे ने पर्चा कटवाया है? मुझे इसका नाम बताओ, मैं खुद इससे मिलूँगा। अपनी मूँछों को एक जानब से मरोड़ते हुए इसने पूरे वक़ार से पूछा। सॉरी, हमें नाम बताने की इजाज़त नहीं है। पर क्यों? क्योंकि मुख्तियार साहब, इंटेलिजेंस वालों का एक सीक्रेट एजेंट ग्रुप होता है। अगर हमने इस इंसान का नाम ज़ाहिर कर दिया, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने दुश्मन के पीछे पड़ सकते हैं। इसलिए कि एक इंटेलिजेंस ऑफ़िसर अपनी असल पहचान छुपाता है। तो फिर इसका कोई और हल निकालो। इसका बस अब एक ही हल है। क्या? ये केस अदालत में जाने दो और अदालत जो भी फैसला करेगी वो कबूल करना पड़ेगा। हाँ, हो सके तो किसी अच्छे से वकील को हायर करके अपने बेटे को बेगुनाह साबित करवा सको, तो अदालत उसे छोड़ देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकेगा। क्यों? उन्होंने तेवरी चढ़ाई। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इंटेलिजेंस ने पर्चा कटवाया है और इंटेलिजेंस वाले बिना सबूत या सॉलिड रीज़न के किसी को अरेस्ट नहीं करते। ये तो शुक्र करें कि वो इसे अपनी अदालत में लेकर नहीं गए, वरना एक दिन भी नहीं लगता आपके बेटे को मौत के घाट उतरने में। उसकी बात पर मुख्तियार खान ने ज़ोर से साँस बाहर छोड़ा और एक जानब देखने लगे। नानो, अगर आपको मुझसे कुछ कहना था, तो पर्सनल में कह देती। हूर के सामने ये सब बातें कहने की क्या ज़रूरत थी? रात के वक़्त डिनर टेबल पर मौजूद ज़वाहर बिलाशुबा खतीजा बेगम से सख्त लहजे में गोया हुआ था। इसके सामने इसलिए कहा है ताकि इसे भी सच्चाई का इल्म हो। घर से भाग कर आई लड़की की इस माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती है छोटे। वो मेरे लिए भाग कर आई थी। अगर मैं ही उसे तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकूँ, तो इसमें इस मासूम का क्या कसूर है? तल्ख़ी बरकरार थी। जब ऐन इसी लम्हे हूर वहाँ नमूदार हुई तो वो ख़ामोश हो गया। उसने माहम के करीब पड़ी कुर्सी को खिसकाया और बैठ गई। कमरा पसंद आया तुम्हें हूर? माहम ने मुस्कुराकर पूछा। जी आपी। चलो खाना शुरू करो। खामोशी से इस बात में सर हिलाते उसने प्लेट में सालन डाला और अपने रूबरू बैठे जवाहर को वक्फे-वक्फे से देखने लगी। हर नवाले के साथ वो उससे तकती रही। खतीजा बेगम ने उसकी ये हरकत शिद्दत से नोट की थी। खाना खाकर वो फौरन कुर्सी से उठते हुए बोला, ओके आपी, सुबह आप मिस हूर से पूछ लीजिएगा कि इन्हें नाश्ते में क्या खाना है। मैं चाहता हूँ कि ये जब तक यहाँ पर हैं तो इन्हें इनकी पसंद का खाना मिले। जब तक का क्या मतलब? हूर के अचानक सवाल पर सब ने चौंक कर उसे देखा। अब छोटे का कहने का मतलब है कि जब तक चाहो तुम
यहाँ रह सकती हूँ, तुम्हारा अपना ही घर है। माहम ने सफाई पेश की तो वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ नज़रें फेर कर कमरे में चला गया। हूर माहम के जवाब ना देते हुए जवाब पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराई थी। शुक्र है भाई जो तू आज टाइम से आ गया यहाँ। उसे गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए देखकर समीर भागता हुआ उसकी जानिब लपका था। जवाहर एक तरफ से उससे गले मिला था। हाँ, मुझे जनरल सर की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ ज़रूरी मीटिंग है, किसी मिशन के बारे में। तो मैंने फ़ौरन चाबी घुमाई और आ गया। चल ठीक है, फिर अंदर चलकर सर की बात सुनते हैं और इसके बाद आकर अपनी बातें करेंगे। ओके। दोनों एक साथ कदम बढ़ाते हुए हेडक्वार्टर में मौजूद मीटिंग रूम में सलूट मारते दाखिल हुए। हमेशा की तरह आशीन वहां पहले से मौजूद थी। जवाहर पर नजर पड़ते ही उसने एक स्माइल पास की। मिस्टर जवाहर, डायरेक्टर जनरल सबसे पहले इसी से मुखातिब हुए। यस सर। वो रूबरू कुर्सी पर बैठा था। हमें पता चलता है कि समुद्री रास्ते से कुछ लोग बहुत भारी मिकदार में स्मगलिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग कौन हैं। जी सर, एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा। गुड। एंड मेजर समीर, पेशावर में होने वाले खुफिया मिशन की रिलेट आपके पास क्या डेट अपडेट्स हैं? अब वो समीर की जानिब मुड़ा। सर, कल हम हमारे कुछ डिफरेंट सोल्जर्स को भेस बदलवा कर इन इलाकों में भेजूंगा। जैसे ही वहाँ कोई खास खबर पता चलती है तो सबसे पहले आपको आगाह करूंगा। ग्रेट। एंड कैप्टन अशीन, व्हाट्स अबाउट योर फैमिलीज रेप मिशन? सर, हम बहुत जल्द इन लोगों तक पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो खवातीन वहां से बहफाजत आज़ाद हो जाएंगी। नाइस प्रोग्रेस। ग्रेट एफर्ट्स। थैंक यू सर। तीनों बैक वक्त बोले। मजीद कुछ नहीं अपडेट्स के लिए लेने के लिए जनरल ने इजाज़त दी तो वो तीनों एक साथ बाहर आए। कैसे हो जीजान? ठीक हो आशिक? हम मतन वक्त कदम बढ़ाते हुए वो एक साथ ही चल रहे थे। तुमने बता वो भी सिर्फ इतना ही बोल पाई थी जब एक जूनियर ऑफिसर इसके पास भागता हुआ आया। मैडम ईटू, गाड़ी तैयार है। उसे अंडरवर्ल्ड में मैडम ईटू के नाम से ही जाना जाता था, जो कि इसका सीक्रेट कोड नेम था। ओके, तुम जाओ, मैं अभी आई। ओके जीजान, ओके समीर, फिर मिलते हैं। दोनों से हाथ मिलाकर वो मुस्कुराती हुई हेड ऑफिस से बाहर निकल गई।